पीएम मोदी की अगुवाई में एनडीए के चुनाव प्रचार का शंखनाद, 400 पार का नारा दोहराते हुए कहा, 10 साल का काम था ट्रेलर, संदेश खली के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, यह भी बोले प्रधानमंत्री मोदी। कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गौरव वल्लभ, कांग्रेस पर सनातन विरोधी होने का लगाया गंभीर आरोप। कांग्रेस से निष्कासन पर बोले संजय निरुपम, कहा पहले ही दे दिया था मैंने इस्तीफा, और बोले जय श्री राम। पूर्णिया सीट से गठबंधन की उम्मीदवार बीमा भारती के खिलाफ उतरे कांग्रेस के नेता पप्पू यादव, किया नामांकन। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। क्या कांग्रेस अब डूबती हुई नाव बन गई है? क्योंकि पिछले 24 घंटे में 3 नेताओं ने पार्टी से किनारा कर लिया है। इससे पहले तो 30 है। सबसे पहले बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने पार्टी छोड़ी और आज संजय निरुपम और गौरव वल्लभ ने भी पार्टी को छोड़ दिया। संजय निरुपम ने तो आरोप लगाया कि कांग्रेस के अंदर 5 गुट बन गए हैं, लेकिन गौरव वल्लभ से लेकर संजय निरुपम तक सबने एक कॉमन आरोप लगाया कि गौरव वल्लभ ने कहा कि सनातन विरोधी नारे नहीं लगा सकता हूं, इसलिए मैंने कांग्रेस छोड़ दी है। तो दूसरी ओर संजय निरुपम ने कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बैठे तो उन्होंने शुरुआत करी जय श्री राम के नारे के साथ और अपनी बात कही, और फिर कहा कि कांग्रेस में रहकर श्री राम का नाम लेना बहुत मुश्किल था। इसके बाद उन्होंने यह भी कहा कि देश में सोने के दाम और पीएम मोदी की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। लेकिन आज सबसे बड़ा प्रश्न है कि क्या सनातन पर कांग्रेस की सोच ही पार्टी पर भारी पड़ रही है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। लेकिन याद कीजिए आचार्य प्रमोद कृष्णम ने क्या कहा था कि सनातन का श्राप लेकर कांग्रेस को डूब जाएगा। लेकिन आज 22 जनवरी के बाद कांग्रेस की लुटिया लगातार नीचे की तरफ जा रही है। लेकिन क्या वाकई सनातन विरोध में बिखर गई है कांग्रेस? आज की कहानी, आज का आर पार, इसी पर व्यूअर्स। जय श्री राम। उन्होंने राम के अस्तित्व के ऊपर सवाल उठाया और राम के होने पर और राम के प्रति जो आस्था है उस आस्था को ही नकार दिया। नेहरूवियन सेकुलरिज्म था, उसने कहीं न कहीं लोगों को, हिंदू धर्म को मुख्य धारा से बाहर कर दिया था। कांग्रेस पार्टी की चुप्पी जब सनातन का विरोध करते हैं और उस समय हमारे पार्टी की चुप्पी से क्षुब्ध हूँ। मैं राम मंदिर में पे पार्टी के स्टैंड से क्षुब्ध हूँ। अगर हिम्मत है तो राहुल गांधी वायनाड में भगवा झंडा लेकर जय श्री राम बोलकर दिखाए, दूध का दूध, पानी का पानी नहीं हो जाएगा। अभी कांग्रेस जो भी है ना, आत्मा तो उसकी उसी दिन खत्म हो गई जिस दिन इन लोगों ने राम जी के मंदिर में नहीं जाने का निर्णय ले लिया। 22 जनवरी। और बाकी जो चल रहा है ना, अब बस वो समझ लो कि शरीर है, वो यात्रा जो उनकी है ना, वो कांग्रेस की अंतिम यात्रा की तरह ही लग रही है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद कांग्रेस में शुरू हुई भागम भाग का सिलसिला लगातार जारी। कल तक बीजेपी को पानी पी पी कर कोसने वाले नेता बीजेपी से जुड़ने को बेताब है। अब वो जीरो क्या है उनको समझ में अब आया है। राहुल गांधी की संगत में जो रहेगा वो जीरो क्या है, वो थोड़ा भी समझदार होगा बहुत जल्दी समझ जाएगा। तो मुझे लगता है कि शायद उनको अब जीरो का अनुभव पूरी तरीके से हो गया हो। लेकिन पार्टी छोड़ने वाले कांग्रेस के नेता जो मुद्दे उठा रहे हैं, जो इल्जाम लगा रहे हैं, वो बेहद गंभीर है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी एक ऑल इंडिया चापलूस कमेटी बन गई है, एआईसीसी। कांग्रेस पार्टी में कई अलग अलग धाराएं बह रही हैं। 5 पावर सेंटर है, सबकी अपनी अपनी धारा है। कांग्रेस को एक कमजोर, दब्बू और मौका परस्त नेतृत्व मिला है। लेकिन इस बीच एक बड़ा खुलासा हुआ। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए सांसद रवनीत बिट्टू ने बड़ा दावा किया कि 5 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फिरोजपुर में हुई सुरक्षा के चूक के पीछे तत्कालीन कांग्रेस सीएम चरणजीत चन्नी का हाथ था।
उनका दावा है कि चन्नी ने ही 15-20 लोगों को भेजकर फ्लाईओवर के ऊपर पीएम मोदी का काफिला रुकवाया था। पर ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 20 ਬੰਦੇ ਭੇਜ ਕੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। ਉਹ लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या 2024 के चुनाव से पहले कांग्रेस सियासी तौर पर दिशाहीन हो चुकी है? सनातन का विरोध करा और कांग्रेस बिखर गई। आचार्य प्रमोद कृष्ण ने कहा था कि श्राप कांग्रेस को सनातन का ले डूबेगा, प्रभु राम का श्राप ले डूबेगा, और लगातार यही हो रहा है। कांग्रेस की स्थिति बहुत खराब हो रही है। लेकिन चुनाव से पहले दिशाहीन हुई कांग्रेस का विश्लेषण, और ये दिशाहीन कांग्रेस के नेता ने बोला है जो कांग्रेस छोड़ के आए हैं। राम नाम की चोट, गौरव वल्लभ, संजय निरुपम, आचार्य प्रमोद कृष्ण ने कांग्रेस को राम विरोधी करार दिया। कहा कांग्रेस पार्टी राम विरोधी है, हिंदुओं की विरोधी है। राष्ट्रीय पार्टी का रुतबा, क्षेत्रीय दल हावी हो गए हैं। राष्ट्रीय पार्टी का रुतबा फिर भी एक एक सीट के लिए छोटे छोटे दलों के आगे गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। पप्पू यादव के साथ जो आरजेडी ने करा है वो सबके सामने है, और कांग्रेस नेतृत्व कुछ नहीं कर पा रहा है, कुछ नहीं कह पा रहा है, और पप्पू यादव इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़े हो गए हैं। यानी अगर पप्पू यादव कांग्रेस नेतृत्व की मानते तो चुनाव ना लड़ते, लेकिन वो चुनाव भी लड़ रहे हैं, और कांग्रेस पूर्णिया की सीट भी उनको नहीं दिलवा पाई लालू यादव की पार्टी से। बरताऊ में हार का डर सता गया है। प्रतिभा सिंह, हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस अध्यक्ष, चुनाव नहीं लड़ना चाहती। हरीश रावत चुनाव नहीं लड़ना चाहते। कमलनाथ चुनाव नहीं लड़ना चाहते। जीतू पटवारी चुनाव नहीं लड़ना चाहते। अशोक गहलोत, सचिन पायलट चुनाव नहीं लड़ना चाहते। ये लिस्ट इतनी लंबी है कि मेरे ग्राफिक छोटे पड़ जाए। बड़े बड़े नेता चुनाव नहीं लड़ना चाहते। सीपी जोशी कह रहे हैं कि मुझे आला कमान ने बोला चुनाव लड़ने के लिए, मेरा मन नहीं है राजस्थान के अंदर। ऐसे कई और नेता हैं जो चुनाव नहीं लड़ना चाहते। भूपेश बघेल जबरदस्ती चुनाव लड़ रहे हैं, वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते। ऐसे बहुत सारे नेता हैं। मुद्दों पर कमजोर है। पूरा का पूरा फोकस मोदी पर पर्सनल अटैक तक सिमट गया है। नरेंद्र मोदी का कोई सिर फोड़ना चाह रहा है, कोई नरेंद्र मोदी को किसी और अलंकार से नवाज रहा है। यह सब कांग्रेस पार्टी कर रही है। कांग्रेस में कोर्टरी कल्चर है, यानी एक सेक्शन है, यह बात पहले भी आई थी बात में, कि पीए फैसला लेते हैं, अर्दली फैसला लेते हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर। पार्टी छोड़ने वाले कई दिग्गजों ने घनघोर गुटबाजी का आरोप लगाया है। लेकिन आज का बड़ा प्रश्न क्या है कि कांग्रेस पार्टी का सियासी मैनेजमेंट पूरी तरह से बिगड़ चुका है, और क्या इसका सीधे तौर पर लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है? क्या सनातन विरोध भारी पड़ रहा है? विवेक, अगर मैं आपसे पहला प्रश्न पूछूं, जो गौरव वल्लभ कांग्रेस छोड़कर आए, उन्होंने बोला अब मैं सनातन को गाली नहीं दे सकता इससे ज्यादा। जी जी जी, नहीं, मैं तो गौरव वल्लभ जी हैं नहीं इस वक्त हमारे साथ, लेकिन मैं पूछता कि अभी तक क्या जो उनकी एक लंबी यात्रा है, अनेकों डिबेट से मेरे साथ भी रहे हैं, तो क्या वो सनातन को गाली दे रहे थे? ये तो बहाने होते हैं। जब आपको लगता है इलेक्टोरल विक्ट्री नहीं आएगी या आपकी एक ईगो प्रॉब्लम होती है आपके शीर्ष नेतृत्व के साथ, तब आप बहानेबाजी करते हैं, है ना। छोड़ना था तो 22 जनवरी को छोड़ देते ना। आज वेट करके, टिकट लेकर के, डिक्लेयर करके, आगे प्रचार शुरू करके उसके बाद क्यों छोड़ रहे हैं? ये सीधा प्रश्न है। और प्रेम शुक्ला जी आज पैनल में बैठे हुए हैं, हमारे मित्र हैं, और मेरे ख्याल से शिवसेना को जितना प्रेम शुक्ला जी जानते हैं, बड़े कम लोग जानते हैं। संजय निरुपम जी की समस्या कांग्रेस नहीं थी, संजय निरुपम जी की समस्या थी उद्धव ठाकरे, जिनकी वजह से शिवसेना से एक बार निकाले गए थे। तो अब वो ईगो प्रॉब्लम की फिर से प्रॉब्लम आई है। तो अगर आप क्रिटिकली इन केसेस को एनालाइज करेंगे तो कांग्रेस की समस्या नहीं है। मैं क्रिटिकली, आपने लाजमी बात बोली, मैं क्रिटिकली सारे केसेस को, मैं क्रिटिकली सारे केसेस को एनालाइज करता हूं। आचार्य प्रमोद कृष्ण, उन्होंने कहा था कि सनातन का श्राप ले डूबेगा, और ले डूब रहा है। उन्होंने भी बोला था कि सनातन विरोधी है, हिंदू की बात करना कांग्रेस पार्टी में अब गलत है। ये आचार्य प्रमोद कृष्ण ने एक बार ही नहीं, कई मंचों पर यह बात को बोला। पॉइंट नंबर 1, आपने क्रिटिकली एनालाइज करने की बात बोली। जी, गौरव वल्लभ, उन्होंने बोला मैं सनातन को उतनी गाली नहीं दे सकता, क्रिटिकली एनालाइज करता हूं। अब आते हैं संजय निरुपम ने, उन्होंने बोला सेकुलरिज्म का मतलब ये थोड़ी है कि एक धर्म के प्रति इतना खराब भाव रखना। कोई पार्टी किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, ये तो बीजेपी का परसेप्शन फैलाया हुआ है। कोई पार्टी किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि सेकुलर रहो, सब अपने अपने धर्म का पालन करो, प्रेम से देश को आगे बढ़ाओ।
और मेजॉरिटी वर्सेस माइनॉरिटी मत करो। अरे क्लियर कट बोला कांग्रेस ने राम के नमाज पढ़ते हो लोगों को लात मत मारो। नहीं बिल्कुल, गौरव वल्लभ को पसंद आ रहा है, जिसने लात मारी थी, जिस पुलिसकर्मी ने लात मारी थी उस पर कार्रवाई भी हुई है। इसलिए ये यहां पर ये प्रपंच मत फैलाइए। कांग्रेस ने राम के अस्तित्व को नकारा, ये मैं नहीं कह रहा, ये कोई बीजेपी का नेता नहीं कह रहा, ये संजय निरुपम कह रहे हैं जो बीजेपी में भी नहीं गए हैं। अच्छा, इसमें कोई दोहराए है क्या? कांग्रेस रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गई थी और बाकायदा चिट्ठी जारी करी थी इस देश के अंदर। कभी आज तक किसी पॉलिटिकल पार्टी ने चिट्ठी नहीं जारी करी, और तो और एमआईएम ने भी चिट्ठी नहीं जारी करी। वो राम का फंक्शन नहीं, वो राम का फंक्शन था ही नहीं, भगवान राम का वो फंक्शन भाजपा का था। ठीक है, 2024 का बीजेपी का प्रेम शुक्ला, लोगों को इकट्ठा किया जाना था। ठीक है, उसको डिस्कस करते अब आप शांत रहिए। प्रेम शुक्ला की बारी है। शंकराचार्य भी साथ में नहीं थे, बहुत से हिंदू धर्मगुरु भी उसमें साथ में नहीं थे इनके, भाजपा के। ओके, प्रेम शुक्ला आपके नेता है मनोज तिवारी, उन्होंने एक मेरे साथ पॉडकास्ट में बोली बात कि कांग्रेस तो 22 जनवरी को जिस दिन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकराया था उस दिन समाप्त हो गई थी, अब तो बस चल रही है, बस एक शरीर की तरह, और कुछ बचा नहीं है कांग्रेस पार्टी के अंदर। और ये सब आपकी लाइन टो कर रहे हैं, इन सबको आपने प्लांट कराया है। देखिए, रामद्रोही को जो है ब्रह्मा और शिव भी नहीं उसकी रक्षा करते हैं। यह रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास 600 वर्ष पहले लिख गए हैं, तो ये तो साक्षात दिखाई दे रहा है। और अमीश जी, संजय निरुपम जी का इन्होंने जिक्र किया। संजय निरुपम जी के साथ लंबे समय तक मैं भी उनके कलीग के रूप में मैंने काम किया है। संजय निरुपम पांचजन्य में थे, दोपहर का सामना के कार्यकारी संपादक थे, वो हिंदुत्व के समर्थक थे। कांग्रेस में जाते ही ऐसा क्या हो जाता है कि वो जो है सर्जिकल स्ट्राइक पर प्रश्न चिन्ह करने लगे, वो जो है गौ मांस का फेस्टिवल करने लगे, बीफ फेस्टिवल उन्होंने मुंबई में किया। इसी तरह से जो है ऐसे तमाम नेता हैं जिन्होंने कांग्रेस में रहकर बारंबार हिंदुत्व का, सनातन का, भारत की सुरक्षा व्यवस्था के विरुद्ध आतंकवादियों का समर्थन करना प्रारंभ कर दिया। एक दो नहीं, ऐसे में आप अगर अवसर दें तो वो 10-20 उदाहरण आपको दे सकता हूं। तो ये क्यों होता है? अगर कांग्रेस पार्टी की नीति, स्वयं जो है कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उनका बयान है कि अगर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 2024 में फिर से प्रधानमंत्री पद पर निर्वाचित हो गए तो भारत में सनातन का राज हो जाएगा। भारत में सनातन से श्रीमान मल्लिकार्जुन खड़गे को क्या समस्या है? मंदिर जाने वाले लड़कियां छेड़ते हैं, ये तो श्रीमान राहुल गांधी का बयान रहा है। आचार्य प्रमोद कृष्णन का बयान आया है कि कांग्रेस को अब कोई नहीं बचा सकता और राहुल गांधी कांग्रेस को डुबा रहे हैं। मैं रुक करता हूं विवेक जी, इसका जवाब जो प्रेम शुक्ला ने बात बोली है 30 सेकंड में इसका जवाब दें। प्रेम शुक्ला, आचार्य प्रमोद कृष्णन जी के साथ पुराने रिलेशंस भी रहे हैं, व्यक्तिगत भी, मित्र भी हैं, और अनेकों बार हमने इकट्ठे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मुहिम को किया है। अब वो समस्या यह है कि एक तरफ तो कांग्रेस अपने नेहरूवियन इकोनॉमिक्स पे आ चुकी है जो कि गरीब, किसान और मजदूरों की बात कर रही है, और दूसरी तरफ भाजपा कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स की बात कर रही है और हिंदू मेजॉरिटेरिज्म की बात कर रही है। तो ये चीज आचार्य प्रमोद कृष्णन के व्यक्तिगत पॉलिटिकल लाइफ को सूट नहीं करती है, तो इसलिए फिर मुखालिफत कर रहे हैं। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि नेताओं के अपने व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं, अपने व्यक्तिगत करियर चार्ट्स भी होते हैं। कुछों को एक रास्ता सूट करता है, इनको ये चीज रियलाइज होने में 10 साल लग गए। आचार्य जी को मैं बड़ा मान सम्मान करता हूं उनका व्यक्तिगत, लेकिन मैं यही पूछना चाहता हूं, गौरव वल्लभ को इतना समय लग गया, जनवरी 22 के बाद टिकट भी ले लिया कांग्रेस से, फिर रियलाइज कर रहे हैं संजय निरुपम की प्रॉब्लम तो उद्धव ठाकरे हैं, संजय निरुपम की प्रॉब्लम कांग्रेस है ही नहीं, तब भी उद्धव ठाकरे ने निकलवाया था इनको जब ये शिवसेना में थे। लेकिन सभी लोगों का कॉमन फैक्टर है स्वामी दीपांकर, तो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे। देखिए स्वामी दीपांकर, सभी लोगों का कॉमन फैक्टर है, सभी लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस सनातन विरोधी है। और मुझे अच्छी तरह से ध्यान में आता है जब ये राम मंदिर का पूरा कार्यक्रम चल रहा था तो आपने बोला था कि अमीश जी देखते जाइए आगे आगे होगा क्या, जिसने राम को नकारा है उसको इस देश ने नकार दिया है। लेकिन अब देश तो चुनाव में नकारेगा या एक्सेप्ट करेगा हमें 4 जून को पता लग जाएगा, लेकिन उनके नेता जरूर नकार रहे हैं और एक एक करके बहुत सारे नकार रहे हैं। मैं समझता हूं अमीश भाई के सनातन इस भारत की आत्मा का स्पंदन है। किसी भी व्यक्ति या किसी भी राजनीतिक दल को
सनातन के विरोध में, राम के विरोध में बोलने से पहले सोचना नहीं, 1 करोड़ बार सोचना चाहिए और बोलने से बचना चाहिए। इस देश में जब कोई राम के विरुद्ध बोलता है कि कितना कमरा था, तो उसका प्रभाव गलत पड़ेगा। आप आज टीवी पर बैठ करके भले ही आप हमको नीचा गिरा दीजिए, मगर क्या जनता के दिलों में जो राम हैं उनसे नीचा गिरा दीजिएगा? पहली बात, आप सनातन के उन्मूलन की बात करिएगा तो निसंदेह आपको उन्हीं के पास जाना है वोट मांगने। क्या कहिएगा? पहले आपके सनातन का हम लोग उन्मूलन करेंगे, उससे पहले आप वोट दे दीजिए। विवेक भाई ने एक बहुत अच्छी बात कही कि नमाज में बैठे व्यक्ति को लात मारना गुनाह और पाप है। बिल्कुल है। कि क्या सनातन का उन्मूलन करना, गाय का बछड़ा काटना और उन्मूलन के बाद कहना कि हमारा गठबंधन ही इसी चीज के लिए हुआ है, यह पुण्य की श्रेणी में आता है? तो मैं इतना ही कहूंगा कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे हर कोई, और जिससे रूठ गए रघुराई, समझो उसकी आफत आई। तो मेरा मानना अपना इतना ही है कि जो आपका कॉपीराइट है भगवान राम जाकर के प्रभु राम के आपका दर्शन कॉपीराइट है भगवान राम पर। बोलने दीजिए ना, बोलने। अब आप डिसाइड करेंगे भगवान राम के बिहाफ पे कौन सत्य है कौन बोलने असत्य दीजिए। है, किसके कर्म अच्छे किसके बुरे। अमीश भाई, ये आचार्य गंदी आदत दीपांकर इनकी भगवान राम छुड़वाइए। बन गए हैं। अमीश भाई, आप नहीं, डिबेट मैं तो को आपसे कंडक्ट पूछ कर रहे हैं तो इनकी भगवान राम गंदी के आदत बिहाफ पे यहाँ छुड़वाइए। पे निर्णय देंगे। अरे इनकी सबकी गंदी गंदी की आदत आदत है, छुड़वाइए। अगर मैं गंदी टीवी आदत पे नहीं है। छुड़वा नहीं, देता तो आप क्या लोगों बात का थी? धर्मगुरुओं की समस्या सबसे बड़ी है कि आप लोग ईश्वर का कॉपीराइट अगर- लेके घूमते हैं। अगर ये अच्छा, ठीक है, अब आपने इशू है, और उसी आपने के अपना बिहाफ पे कॉपीराइट आप कर दिया हो तो आप मैं लोग चुप जो है रहूंगा। सब- मैं यही अपना विरोध समझता हूं कि मैं चुप रहूंगा, मैं सिर्फ कि मैं आचार्य जुबान दीपांकर जोर नहीं हो आपसे एक ही सवाल सकता पूछ या रहा हूं। मैं इस प्रकार से बदतमीज नहीं हो सकता। मुझे बोलने कोई दीजिए ना, आप बदतमीजी अपनी नहीं बारी करी में है। मैंने 50 आपसे बार छोटा पूछिए। सा इज्जत आप से 3 सवाल बारी पूछा बोल है। चुके आप हैं। अपनी एक बारी सेकंड, में एक सेकंड, भगवान एक राम सेकंड। पे कॉपीराइट है। क्या नहीं, आप आपने सवाल रिप्रेजेंट पूछा ना, करते आपके हैं पास कॉपीराइट है। क्या आप ये सवाल है ना आपका, आपका कौन सवाल का सही जवाब है, देंगे किसका एक एक गलत करके, है? एक एक करके। कौन सही है, कौन गलत, कौन सत्य कौन असत्य? जी, जवाब जवाब। अमीश सत्य बाबू, कौन बोल मेरा रहा है, मानना सत्य यह कौन है बोल कि रहा है, और प्रश्न आपके पास आप प्रभु राम पूछिए को ना। कॉपीराइट है? ये सवाल पूछा गया है। अमीश बाबू, ये भारत में जन्मे हर व्यक्ति के पास कॉपीराइट है, एक सन्यासी के पास नहीं। सन्यासी तो उस समय भी तड़पते थे जब बैठकर राम से राम के कमरे पूछे जाते थे कि 10,000 कमरे हैं। सन्यासी तो तब भी आपके पास बैठकर आपकी डिबेट में तड़पते थे कि जब कोई सुनने को तैयार नहीं था और सनातन के उन्मूलन की बात कर रहा था। और अगर कहो कि जाति पाति की करो विदाई और हिंदू हिंदू भाई भाई, तो उसमें भी इनको आपत्ति होती थी। तो मैं मात्र इतना कहना चाहूंगा कि मैं प्रश्न देने के प्रति उत्तरदायी आपके लिए हूं, आपके किसी पैनलिस्ट के लिए नहीं। और हर व्यक्ति को अपने दायरे में रहना चाहिए। कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, अपने अपने कायदे में रहिए। आप जो प्रश्न पूछिए अमीश भाई, मुझसे 1000 पूछिए, मैं उत्तर दूंगा। ठीक है, मुझे मेरे अगर साथ जो गर्व होता है कि कोई व्यक्ति खड़ा होकर, देश के प्रधानमंत्री अगर खड़े होकर रुद्राक्ष की माला गंगा में घुमाते हैं तो मुझे खुशी है। तो इसमें क्या कोई दूसरे को गुनाह हो जाएगा क्या? कि कोई केदार का जीर्णोद्धार कराता है तो मेरी प्रसन्नता है, तो उसमें किसी को आपत्ति जी, हो जवाब जाएगी ले लेते, क्या? जवाब ले कि लेते कोई राम मंदिर बनवाता है, लाखों एक सेकंड पूरा कर दें, कि लाखों करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र जी, अगर जी, वो जी। कोई बनवाता है या उसके प्रति समर्पित होता है तो जी। वो किसी के लिए गलत है? स्वामी दीपांकर, आपने महत्वपूर्ण बात करी है, लेकिन मैं इसका जवाब ले लूंगा। आगे विवेक लगातार बोल रहे हैं, लेकिन अजीज खान भी इंतजार कर रहे हैं, कंचना यादव भी इंतजार कर रही है। अजीज खान, आपकी पार्टी में जो कंफ्यूजन चल रहा है वो उस पर मैं नहीं आता, लेकिन अभी जिसके साथ आपने गठबंधन करा है उसका तो घर सब छोड़ के जा रहे हैं, और दीजिए सनातन को गाली, और सवाल उठाइए श्री रामचरितमानस पर। जी, मैंने बोला था ना 2024 के चुनाव पे सब भारी पड़ेगा, पड़ रहा है भारी, अभी देखिए। नहीं अमीश भाई, आपका जो भविष्यवाणी रहा निश्चित तौर पे बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। आपने देखा नहीं कि जो लोग पार्टी छोड़कर जा रहे हैं वो अपने निजी स्वार्थों में जा रहे हैं। अच्छा, और ये वही संजय निरुपम हैं जिन्होंने पुलवामा पर बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा किया था, और यही बीजेपी ने कहा था कि साहब ये राष्ट्र विरोधी वो है। बीजेपी में गए और नहीं आज है वही अभी तक, राष्ट्र विरोधी, वो बीजेपी में राष्ट्रभक्त- गए नहीं है अभी तक, सुनिए ना, ना बीजेपी में जाने की संभावना है। अरे वाशिंग मशीन, अरे चले जाएंगे सर, शिवसेना में चले जाएंगे, दूसरे गुट में चले जाएंगे, बीजेपी के गठजोड़ में है। सुनिए ना मेरी बात। और रही बात जाने की, और कह रहे साहब चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे, अभी प्रेम शुक्ला जी ये नहीं बता पा रहे कि एक लंबी लिस्ट है दर्जनों लोगों की जो बीजेपी का टिकट पाकर
या बीजेपी में पहले ही घोषित कर दिया कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना है? जो भी आप बता रहे थे साहब, चुनाव बहुत से लोग कांग्रेस से नहीं लड़ना चाह रहे हैं। मैं बताऊं, बीके सिंह, जनरल बीके सिंह, उन्होंने कह दिया साहब मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। सत्यदेव पचौरी कानपुर से, उन्होंने मना कर दिया साहब चुनाव नहीं लड़ूंगा। आप देखिए पवन सिंह ने टिकट वापस ही कर दिया, बहुत चर्चा हुआ। बड़ोदरा से रंजन वेन और साबरकांठा से भीखाजी ठाकुर, तमाम लोगों ने, एक लंबी फेहरिस्त है, साहब चुनाव लड़ने से मना कर दिया। क्या वजह है? जब आप इतना मजबूत हैं तो आखिर लोग चुनाव लड़ने से क्यों मना कर रहे हैं? कहीं ना कहीं जो साठ गांठ हो रहा है ये दिखा रहा है। ठीक है, प्रेम शुक्ला का जवाब दे देते हैं। सामने है, बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, लेकिन बड़े दावे कर समाजवादी रहे पार्टी हैं। ने मेरठ एक से तरफ फिर तो टिकट 38 बदल दिया है। गठबंधन, समाजवादी पार्टी ने मेरठ से फिर टिकट बदल दिया है। तीसरी बार सुनीता वर्मा को अब उम्मीदवार बनाया है। 26 को वोटिंग होनी है यहां पर। तीसरी बार टिकट बदला है समाजवादी पार्टी। क्या कर रही है, क्या हो रहा है, इसकी ज्यादा जानकारी तो अजीज भाई को होगी, हमारे बेहद अजीज है। लेकिन आपके यहां डर रहे हैं लोग, प्रेम शुक्ला, ये नई कहानी पता लगी है भाई? मैं क्या बता रहा हूं? हास्यास्पद बातें अजीज भाई करते हैं। सार्वजनिक भारतीय जनता पार्टी में जिन लोगों ने, अब अजीज भाई सुन लें थोड़ा धैर्य रखकर, भारतीय जनता पार्टी के जिन प्रत्याशियों का नाम इन्होंने गिनाया उसमें से हर किसी ने विनम्रता पूर्वक जो है अपनी प्रत्याशिता को अस्वीकार किया, किंतु उसमें से कोई भारतीय जनता पार्टी त्याग कर नहीं गया। हर कोई भारतीय जनता पार्टी की विचार में निष्ठा प्रकट कर रहा है। लेकिन आपके यहाँ तो ये दशा हो गई कि जेल से श्रीमान आजम खान का फरमान आया और टिकट बदल गया, और एसटी हसन करते रहे कि मेरे पीठ में छुरा घोंप दिया गया, मुझसे दगा दे दिया गया, दो लोगों को टिकट दे दिया। रामपुर की दशा भी लोग जान ही रहे हैं क्या हुआ। अभी अतुल प्रधान की टिकट कैसे बदल रही ये देख ही रहे हैं। आपने इसी तरह से गौतम बुद्ध नगर में टिकट कितनी बार बदला है भी लोग देख रहे हैं। और जिसकी जो है बुआ बबुआ गठबंधन के बाद भी सिर्फ 5 सीट आई, उसके पहले सिर्फ 5 सीट आई, इस बार एक भी सीट का ठिकाना नहीं है। उसकी भी टिकट जो है जिस तरह से दो लोग लेके चले जा रहे हैं और आपस में एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजियां हो रही है, वो भारतीय जनता पार्टी जैसी अनुशासित और प्रतिबद्ध कार्यकर्ताओं की पार्टी पर टिप्पणी करता है तो ऐसा लगता है कि आसमान की तरफ थूकने का प्रयास करके अपने चेहरे को गंदा करने का अपने आप प्रयास कर रहा है, ये सिद्ध होता है। प्रोफेसर साहब जवाब। देखिए अमीश भाई 10 सेकंड। देखिए मैं कह रहा हूं ये लोग झूठ बोलने के अलावा इनके पास कुछ हथकंडा नहीं है। ये अपनी बात को कितनी खूबसूरती से अपनी बात को लेकर मुकर गए कि साहब इनके नेता जो चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे वो विनम्रता से कह रहे, अरे साहब हार के डर से नहीं लड़ना चाह रहे। उन्होंने बाकायदे इस बात को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, ट्वीट करके कहा, साहब बाकायदे घोषित किया। आप कह रहे हैं कि साहब विनम्रता से कहा। विनम्रता क्या होती है? एक बात। दूसरी बात, आपके तमाम प्रत्याशी, सुनिए ना सर, अरे सर आप आपको बीके सिंह साहब का ट्वीट देख लीजिए। आप जनरल बीके सिंह साहब का ट्वीट देख लीजिए, आप देखिए। मुद्दे पर आता हूं, सनातन विरोध। मुद्दे पर आता हूं, सनातन विरोध। मेरे साथ रंजना, मेरे साथ माफ करिए कंचना यादव है। एक सेकंड कंचना यादव है, एक सेकंड कंचना यादव जी, सनातन का विरोध के बयान आरजेडी की तरफ से भी आए थे। आरजेडी के 1-2 मंत्रियों ने भी ये बात बोली थी जब वो सरकार में होते थे, जिसका भारतीय जनता पार्टी ने पुरजोर विरोध किया था। कांग्रेस में तो खुलेआम नेता बोल के जा रहे हैं कि हम सनातन को अब गाली यहां से नहीं दे सकते। क्या इसका इम्पैक्ट आपके अलायंस पर भी पड़ेगा? देखिए सनातन पर मैं जवाब दूंगी क्योंकि बिहार पर बात हो रही है तो 3 घटनाएं मैं भी यहाँ गिनवा देना चाहती हूँ। अगर वो इंडिया अलायंस में हुआ होता तो मैं दावे के साथ कह रही हूँ कि आज डिबेट उस पर हो रहा होता। पहला घटना, चिराग पासवान जी की पार्टी से 22 लोगों ने इस्तीफा दिया। वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, इवन पूर्व एमपी वगैरह रहे हुए हैं, उन्होंने इस्तीफा दिया और आरोप क्या लगाया कि चिराग पासवान जी ने टिकट को बेचा है। लेकिन इस पर मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा कुछ डिबेट हुआ होगा, बस न्यूज बिहार चैनल पे हुआ है और हमारे चैनल पे भी खबर चली है। जी मैं दूसरा जो खबर आज का बताना चाहती हूँ कि मोदी जी आज थे जमुई में, उन्होंने बाकायदा वहां पर जो रैली की उसमें नीतीश जी भी शामिल हुए और आप देख सकते हैं नीतीश जी कतार में एकदम पीछे हैं और चिराग पासवान जी राइट साइड दूर पर खड़े हैं और खुद बीजेपी के नेता उनके साथ, मोदी जी के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं। यह क्या दिखाता है कि जो हाल पशुपति पारस जी का हुआ, मोदी जी ने सड़क पर उनको छोड़ दिया, वही हाल अब ज्यादा देर नहीं है। छूटने के बाद भी मोदी जी के साथ है। नहीं, अब ज्यादा देर नहीं,
मोदी जी के साथ तीसरी खबर मैं आपको बता देता हूं कंचना जी, क्योंकि आपने 2 खबरें बताई, मेरा एक रोल और आपने मुझे ले लिया। बताने अब सुन लीजिए तीसरी खबर मुझे भी बताने का मौका दीजिए। आपने बोला कि अमीश जी आपने ये खबर बताई, ये 2 खबरें भी हैं, बहुत अच्छी बात, हमारे व्यूअर्स को एक और एंकर मिल गई हैं जो 2 खबरें बता रही है। एक अरे मैडम काफी एंकर, नहीं आप काफी मैडम नहीं मैडम मैं एक और खबर बता देता हूँ। पप्पू यादव ने भी आज नामांकन भर दिया है पूर्णिया से। वो गुहार लगाते रहे कि उनको टिकट मिल जाए, लेकिन पप्पू यादव को टिकट नहीं मिली। उन्होंने पता नहीं, उन्होंने कहा कि मैंने लालू यादव और तेजस्वी यादव का क्या बुरा किया कि मुझे निपटाना चाहते हैं ये लोग, मेरी राजनीतिक हत्या करना चाहते हैं, ये कहा पप्पू यादव ने। लेकिन मैं भी पप्पू यादव हूं और मैं भी पूर्णिया से लड़ूंगा और मैं जीत कर आऊंगा। तो पप्पू यादव की राजनीतिक हत्या कौन कराना चाह रहा था बिहार के अंदर? कहानी आपको पूरी पता है या खुलासा मैं करूं? देखिए बताइए, आप ही कर दीजिए तो बेहतर है। आप एंकर के रोल में आई गई है तो बेहतर है। नहीं आप न्यूज नहीं दिखा रहे, आप एक तरफा दिखा रहे थे। हमने सोचा बीजेपी के बारे में बता दूं। नहीं सुनिए, लास्ट टाइम मैं आपके साथ जब डिबेट में जुड़ी थी रिकॉर्डिंग में, मैंने साफ कहा था कि पप्पू जी को कांग्रेस ने मधेपुरा से लड़ने को कहा था। बीमा भारती लड़ रही है वहां से, अब पप्पू जी चाहते हैं कि पूर्णिया से ही लड़े, कांग्रेस चाहती है मधेपुरा से लड़े, तो वो उनकी इच्छा है, वो अपनी इच्छा से वहीं से गए लड़ने। इसमें आरजेडी ने कोई विरोध नहीं किया। एक तस्वीर देखिए, आप तस्वीर दिखा रही थी फोटो के अंदर, मैं तो लाइव दिखा रहा हूं, बिल्कुल बगल में खड़े हैं नीतीश कुमार, इधर डिप्टी सीएम खड़े हैं, उधर सीएम खड़े हैं। तो अब नहीं, वो तस्वीर भी देख लीजिए। नहीं अब बताइए क्या कहिएगा, नहीं आप देख लीजिए ना, साफ देख लीजिए ना, साफ क्योंकि उनके कार्यकर्ता मिलने के लिए आ रहे हैं। तेजस्वी जी आदरणीय कह के गार्जियन मानकर इतना सम्मान करते थे, आज तक इतिहास में कोई भी उप मुख्यमंत्री अपने मुख्यमंत्री का इतना इज्जत नहीं किया होगा। लेकिन आज नीतीश जी का देख लीजिए, आप देख लीजिए, वीडियो में सामने आ गया, नीतीश जी खड़े, चिराग पासवान जी को ढूंढ लीजिए, दिख रहे हैं कहीं क्या आसपास? ये हाल है। हम इसलिए कह रहे हैं कि आज उनका वही हाल दिख रहा है, कुछ समय में हो जाएगा जो पशुपति पारस जी का हुआ है। सारी सीटें सनातन के जो अब गौरव वल्लभ ने पार्टी छोड़ते हुए बोला, उस पे भी बोल मैं आपको सच बता दूं, ये जब पार्टी अपने व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से छोड़ रहे हैं ना, इनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, तो खामोखा ये सनातन धर्म को और धर्म को बदनाम कर रहे हैं। इन पर कैसे होना चाहिए कि धर्म को बदनाम कर रहे हैं? अगर आपको कांग्रेस में रहते हुए आप धर्म के खिलाफ बोल रहे थे और कांग्रेस आपको कर रही थी, तो अब तक क्यों कर रहे थे आप? क्यों कर रहे थे आप? उसका हिसाब दीजिए। तो इसके लिए वो विरोध में तो आपके नेताओं ने भी बोला है, हमारे नेताओं ने सनातन के विरोध में, धर्म के विरोध में नहीं बोला। हमारा संविधान ही कहता है, हमारा संविधान ही कहता है, रामचरितमानस के विरोध में हमारा संविधान कहता है कि हम सारे धर्मों का तेजस्वी जी ने बोला कि वहाँ अस्पताल होना चाहिए। तेजस्वी जी ने बोला अस्पताल की अपनी अलग जगह है, मंदिर की अपनी अलग जगह है, कॉलेज की अपनी अलग जगह है। ऐसा उन्होंने नहीं कहा था कि वहां अस्पताल होना चाहिए। क्या बात कर रहे हैं आप निकालिए आप वीडियो चला दीजिए। अगर मैं आपको गारंटी यहाँ बोलती हूँ, चैलेंज करती हूँ, अगर बोले होंगे कि राम मंदिर की जगह अस्पताल होना चाहिए। लेकिन ये सनातन इनके खिलाफ केस होना चाहिए। मैं रुक करता हूँ प्रेम शुक्ला का। प्रेम शुक्ला जी, जवाब। आप लोगों के खिलाफ केस होना चाहिए। अब चंद्रशेखर यादव जी इनके जो शिक्षा मंत्री रहे नीतीश कुमार जी की सरकार में, और राजद के विधायक हैं आजकल वो, चंद्रशेखर यादव जी ने रामचरितमानस के लिए अभद्र शब्दों का प्रयोग किया कि नहीं किया? और इस तरह का प्रयोग हो गया कुरान शरीफ के विरुद्ध करते, तो क्या लालू प्रसाद यादव की पार्टी में उनको स्थान रहता क्या? तो ये साफ तौर पर दिखाता है। और श्रीमान तेजस्वी यादव ने ये कहा था ना, अब मुझे मेरी बात हो जाने दीजिए 10 सेकंड। ठीक है, आप बोल लीजिए। तेजस्वी जी का बयान तो बता दूं मैं जी। तेजस्वी यादव जी ने ये कहा था ना कि भाई मंदिर में नहीं अस्पताल बनवाइए, मंदिर जाने से जो है तो। और जब उनके पिताजी स्वयं अस्पताल में भर्ती थे, तो वो जो है पटना के मंदिरों में उनकी तरफ से जो है महामृत्युंजय का और जानकारी के साथ आप उनकी बहन ने जब फॉर्म भरा है, उनकी बहन ने, मैं पूरी जानकारी के साथ बोल रहा हूँ, आपको बयान भी सुना देता हूँ। नहीं, आप सुना सकते हो, लेकिन मैं भी सुना दूं, मैं भी 2 एग्जांपल दे देती हूँ। ओम प्रकाश राजभर जी ने सीता जी को टेस्ट ट्यूब में भी कहा था, टेस्ट ट्यूब में भी। शर्म नहीं आती आपको? शर्म नहीं आती आपको उनको अपने पार्टी एनडीए घटक में लेने के लिए? और संजय निषाद जी का तो छोड़ ही दीजिए, एक सेकंड छोड़ दीजिए। अरे क्यों नहीं किया आपने केस उन पर? क्यों आपने एनडीए से उनको नहीं निकाल दिया? इसलिए मैं तो इनको कंचना यादव नहीं पर अब ये बेशर्मी कर रही है, अभद्रता कर रही है, अभद्रता कर रही है। फिर अमीर जी आप जाने जाते हैं, आपको शिकायत होगी मुझसे, अभद्रता प्रारंभ किया इन्होंने। मैंने कोई अभद्र शब्द का प्रयोग नहीं किया, लेकिन इन्होंने जिस तरह के शब्दों का प्रयोग किया, मैं इनको बेशर्म कहूं, अच्छा लगेगा?
आप कह लीजिए, आप लोग को ट्रेनिंग में यही भाषा सिखाई जाती है। लेकिन आपने बोला तेजस्वी यादव ने कुछ नहीं बोला था। आपकी ट्रेनिंग है। When- जब आपको चोट लगी तो क्या आप अस्पताल जाएंगे या मंदिर आपकी जाएंगे? ट्रेनिंग ये कहा तेजस्वी यादव ने। जी, तो सुनिए, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। एक सेकंड एक राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, क्या बोलने की जरूरत है? चंद्रशेखर यादव जिसका जिक्र हुआ, चंद्रशेखर यादव ने क्या बोला? मैं फिर कह रहा हूँ, सनातन आपका भी बयान काफी और वायरल इनका हुआ था। झूठ मैंने तो बिल्कुल। अब बताइए, जब डॉक्टर जब वायरल किया, मैंने तो सही बोला था। मैं तो अभी भी इस बात को बोलता हूँ। जीवन में आप कभी अस्पताल अरे नहीं गए हैं? बिल्कुल जाते हैं जी अस्पताल, नहीं गए? लेकिन तो जब आपने कैसे अस्पताल बोल जवाब दिया दे था? देता है तब, जब आपने कैसे अस्पताल बोल दिया जवाब था दे कि देता है मंदिर तब राम जाओगे के तो पास से अस्पताल जाते जाने की हैं। जरूरत नहीं पड़ेगी। जब लेकिन अस्पताल आपने गलत बयान बोला कि तेजस्वी जी कह रहे थे कि मंदिर की जगह अस्पताल बनना चाहिए। दिखाइए बयान, जी निकालिए सनातन पर बयान लाइव निकालिए। गवाही हम ले सकते हैं इस बयान समय। निकालिए। मेरे साथ इस समय गौरव वल्लभ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस में थे पहले, भारतीय जनता पार्टी में आज ही जुड़े हैं। सुपर एक्सक्लूसिव न्यूज मेकर ऑफ आज हमारे साथ न्यूज मेकर गौरव वल्लभ हैं। मैं गौरव वल्लभ का सीधा रुख कर सकता हूं। गौरव वल्लभ जी, आपकी खबर पर चर्चाएं हो रही है, हेडलाइन बन रही है कि आपने ऐसा क्या कह दिया है। कांग्रेस आपने छोड़ी और कहा कि सनातन को अब मैं और गाली नहीं दे सकता। आप अमीश भाई, आप बताइए, जब कांग्रेस और कांग्रेस के अलाइज सनातन के बारे में अपशब्द कहते हैं तो क्या कांग्रेस की चुप्पी उसकी मौन स्वीकृति नहीं है? दूसरी बात अमीश भाई, जब से कांग्रेस ने भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकराया है, तब से मैं अब तक ना तो कांग्रेस के लिए कोई मैंने प्रेस वार्ता की, ना मैंने कोई टीवी अपीयरेंस की। मैंने प्रयास किया कि मैं कांग्रेस के सभी नेताओं को जाके कहूं कि पॉलिटिकल गुणा भाग से ऊपर ये एक तरह का पाप है, इस पाप से कांग्रेस को बचाओ। पर मेरी बात को उन्होंने नगण्य माना, गौण माना। और तीसरा बात अमीश भाई, क्या हमारे देश में कोई अपनी मेहनत से, अपनी योग्यता से, अपने आइडिया से, अपने कैपिटल से वेल्थ क्रिएट करता है तो वो क्या इलीगल काम है? क्या वो देश में कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा? मैं वेल्थ क्रिएटर्स को गाली नहीं दे सकता। आज कांग्रेस की हालत अमीश भाई ये हो गई है लेकिन कि कांग्रेस मोदी जी को जानना चाह रहा गाली हूं, देते देते क्या उस कांग्रेस- स्तर पे पहुंच गई है कि कांग्रेस आज अपनी स्वयं की नीतियों को गाली दे रही है। जो नीतियां लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन कांग्रेस ने देश को दी, आज कांग्रेस उसी के भी विरोध में खड़ी हुई नजर आ रही है। हमने अपने कॉलेजेस में पढ़ा है, डॉक्टर मनमोहन सिंह एज अ फाइनेंस मिनिस्टर उन्होंने क्या किया था। लेकिन फिर मेरा सवाल ये है, क्या कांग्रेस में दबाव होता है सनातन के विरोध में बोलने का, देश के पूंजीपतियों के खिलाफ बोलने का? के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता, दबाव के बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा अमीश जी, पर आपका एलआई रोज गाली देता है सनातन को। आपके बड़े नेता सनातन के विरोध में अपशब्द बोलते हैं और आप दिल्ली में मुस्कुराते रहते हो, उस पे नो कमेंट करते हो। तो इस गाली की स्वीकार्यता है, उस गाली को आप स्वीकार करते हो। मैं उस मौन सहमति का भाग नहीं बनना चाहता हूं। मैंने कांग्रेस के सारे नेताओं को अपनी मन की, अपने जो ये इश्यूज है, ये सारे अवगत कराए कि मैं सनातन विरोधी बातें सहन नहीं कर सकता। मैं भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाने के पाप का भागी नहीं बन सकता। मैं वेल्थ क्रिएटर्स को गाली नहीं दे सकता। मैं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के विरोध में हर विनिवेश पे गाली। आप बताइए अमीश भाई, एयर इंडिया एक औद्योगिक घराने ने खरीदा, कांग्रेस ने उस औद्योगिक घराने को भी गाली दे दी। क्या हर औद्योगिक घराना गाली के काबिल है? जिन्होंने अपने सामर्थ्य से, अपनी पूंजी से देश की जीडीपी में योगदान दिया, मैं उन लोगों को गाली नहीं बोल सकता। लेकिन मैं फिर आपने बोला कि क्या ऐसे लोगों को प्रमोट किया जाता है जो मोदी को गाली देते हैं, सनातन को गाली देते हैं पार्टी के अंदर? मेरा बड़ा स्पष्ट सवाल है आपसे। अमीश जी देखिए, आप मुझे जानते हैं, मैं एक सभ्यता में बंधा हुआ व्यक्ति हूं, पहले भी था। आप मुझे लगभग 10 वर्षों से भी ज्यादा समय से जानते हैं। 15 साल मैं सभ्यता की से रहूंगा। मैं 15 वर्षों से, तो मैं किसी व्यक्ति पर अमीश जी नहीं, मैं व्यक्ति की बात ही नहीं कर रहा, मैं व्यक्ति की बात ही नहीं कर रहा। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, क्या मोदी को गाली देने वाले को, क्योंकि गुलाम नबी आजाद से भी मैंने यह सवाल पूछा था जब उन्होंने पार्टी छोड़ी थी, क्या मोदी को गाली देना
और आप ये देख सनातन के लीजिए ना। विरोध में बोलना, उसको उस व्यक्ति को प्रमोशन दिया जाता है। मैं किसी व्यक्ति की नहीं बात कर रहा, लेकिन एक डायरेक्ट सवाल पूछ रहा हूं। आपके डायरेक्ट सवाल का आपके पास ही जवाब है। कांग्रेस के जो नेता महिलाओं पे अभद्र टिप्पणी करते हैं, जो नेता मोदी जी के बारे में व्यक्तिगत रूप से अपशब्द कहते हैं, उनके पिता को गाली देते हैं, जो व्यक्ति सुबह शाम वेल्थ क्रिएटर्स को गाली देते हैं, क्या आपके सामने उनकी प्रगति होते हुए आपको नहीं दिख रही क्या अमीश भाई? बिल्कुल ये तो शाश्वत सत्य है। आप मेरे मुंह से सुनना चाहते थे, जबकि आपका हर दर्शक जानता है इसके बारे में। आपकी चिट्ठी मैंने पढ़ी, उस चिट्ठी के अंदर आपने गीता के एक श्लोक को भी कोट करा। तो क्या आपको लगता है कि आप भारतीय जनता पार्टी में आपने स्विच ओवर करा है, तो ये धर्म की रक्षा के लिए करा है या अपनी रक्षा के लिए करा है? आप ये बताइए, मेरी कौन सी, मैंने अमीश भाई जब कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी तब कांग्रेस के 40+2 42 सांसद थे। बिल्कुल थे। और अमीश भाई आपको पता है उस समय भी मेरी हैसियत क्या थी, आप अच्छे तरह से जानते हैं। पर मैं आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट के साथ गया कि नए आइडियाज का स्थान होगा, इंटेलेक्चुअल लोगों का स्थान होगा, देश को आगे ले जाने के लिए एक सार्थक विपक्ष की जो भूमिका है, एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म का जो काम है, वो कांग्रेस पार्टी करेगी। पर वो नहीं कर पाई, और मैंने अपनी इस वेदना से कांग्रेस पार्टी के हर सीनियर नेता को अवगत कराया, पर उन्होंने मेरी इस वेदना को नगण्य और गौण माना। तो मैं जब राष्ट्र के बारे में, प्रगति के बारे में कोई ब्लूप्रिंट नहीं है, जब धर्म की रक्षा के बारे में कोई ब्लूप्रिंट नहीं है, मौन सहमति राम सनातन के विरोध में मैं नहीं दे सकता। भगवान श्री राम के ऐसे बड़े नेता हैं जिन्होंने कांग्रेस को राम राम कहा है, कांग्रेस को राम राम कहा है। इससे पहले आचार्य प्रमोद कृष्णम ने आज भी ट्वीट किया कि मैंने कहा था ना सनातन का श्राप ले डूबेगा, नोट करके रखिए राहुल गांधी। और उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को भी टैग किया। अभी कुछ देर पहले उन्होंने एक बयान दिया कि राहुल गांधी कांग्रेस को डुबा के ही मानेंगे, अब कांग्रेस का उदय नहीं हो सकता यहां से। आप इस टिप्पणी पर क्या कहते हैं आचार्य प्रमोद कृष्ण? मैं जो आचार्य जी ने जो टिप्पणी करी है वो उनका पर्सपेक्टिव है। मैं ये जरूर कह सकता हूं कि 2047 के विकसित भारत के संकल्प ने मेरे जैसे लाखों करोड़ों प्रोफेशनल लोगों को देश को डेवलप्ड नेशन बनाने के लिए प्रेरित किया। और अगर आप मेरे से पूछे तो मेरा सिंगल पॉइंट एजेंडा ये है कि 2047 जो डेवलप्ड नेशन की संकल्पना प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की है, मैं उसमें एक गिलहरी जितना भी आखिरी सवाल, दिशाहीन क्यों है कांग्रेस पार्टी? आपकी चिट्ठी का बड़ा बोल्ड लेटर है, जो हेडलाइन भी है, दिशाहीन है कांग्रेस। दिशाहीन क्यों है कांग्रेस पार्टी? आप बताइए, कभी अचानक से ईवीएम की बात हो जाती है, फिर अगली रैली में जनगणना की बात हो जाती है, फिर उसके अगली रैली में कोई और विनिवेश की बात हो जाती है, फिर उसके अगली रैली में मतलब राहुल गांधी, आप कहना चाह रहे हैं कि कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी मुद्दों पे फिक्स नहीं रहते, हर महीने एक नया मुद्दा आता है, हर महीने एक नई पर्ची आती है। मुद्दों की बात नहीं है, मुद्दों में फिक्स से ज्यादा महत्वपूर्ण अमीश भाई ये है कि मुद्दों की गंभीरता और मुद्दे जिसका आप विरोध कर रहे हो, क्या वो विरोध राष्ट्र की प्रगति का विरोध तो नहीं है। अच्छा, आखिरी ये सवाल, चीज हर पॉलिटिकल पार्टी को सोचनी पड़ेगी। आखिरी सवाल, आपका एक डिबेट बड़ा वायरल हुआ था जिसमें आपने 5 ट्रिलियन इकोनॉमी पे जीरो पूछे थे, अब आपको जीरो का महत्व पता लग गया आज? जी अब अमीश जी आपने लाइटर सवाल पूछा है तो मैं ये कहूंगा कि आज से हम ट्रिलियन को 1 लाख करोड़ बोल देंगे, ट्रिलियन बोलेंगे ही नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, थैंक यू सो मच गौरव वल्लभ। लेकिन बड़ी खबर आ रही है, रॉबर्ट वाड्रा ने ऐलान कर दिया और बहुत बड़ा ऐलान करा रॉबर्ट वाड्रा ने। सोनिया गांधी के दामाद हैं, प्रियंका वाड्रा के पति हैं, बहुत बड़ा बयान दिया है, अमेठी और रायबरेली से चुनाव लड़ने की इच्छा जता दी है। और क्या बोला एग्जैक्टली रॉबर्ट वाड्रा ने, पहली बार यह आ रहा है, सुनिए रॉबर्ट वाड्रा ने क्या कह दिया है। मुझे लग रहा है कि वो चाहते हैं कि गांधी परिवार का कोई भी सदस्य वापस आए, वहाँ वो भारी बहुमत से जिताएंगे।
यहाँ तक कि वो मेरे से भी प्रेरणा करते हैं और आशा करते हैं कि मैं वहाँ अपना पहला कदम अगर राजनीति में रखता हूँ और सांसद बनने की सोचता हूँ तो मैं अमेठी को ही रिप्रेजेंट करूँ, क्योंकि मैंने 99 से अपनी जो प्रचार प्रियंका के साथ शुरू किया वो अमेठी में ही था। तो मैंने प्रियंका के साथ प्रचार 1999 में अमेठी से ही शुरू किया। अब वहां के लोग आशा कर रहे हैं, कार्यकर्ता आशा कर रहे हैं कि रॉबर्ट वाड्रा वहां से आए और लड़े। देखिए कि क्या दिलचस्प वाकया है, क्या दिलचस्प वाकया है भारत के लोकतंत्र का। इसे भारत के लोकतंत्र की खूबसूरती कहिए या कुछ कहिए, यहाँ पे सबको हक है चुनाव लड़ने का, लेकिन जो परिवारवादी होते हैं उनको पहला हक होता है चुनाव लड़ने का। अभी कुछ दिन पहले इसी कार्यक्रम में मैंने ब्रेकिंग न्यूज पढ़ी थी, शिवपाल यादव अपने बेटे के लिए टिकट मांग रहे हैं। रोहिणी आचार्य जी चुनाव लड़ रही हैं आरजेडी की पार्टी से। हक है सबका लड़ना जी, कोई किसी से इंकार नहीं कर सकता। अब रॉबर्ट वाड्रा कह रहे हैं कि मुझे भी लड़वाइए। मैं रिएक्शन जानना चाहता हूं, क्या कहेंगे विवेक भाई अब आप? नहीं, देखिए ये तो कोई एक पर्टिकुलर पार्टी के बारे में ट्रू नहीं है, लेकिन कोर्ट सिर्फ कांग्रेस पार्टी को किया जाता है। ये भाजपा में भी है। राजनाथ सिंह के बेटे क्या कर रहे हैं? नहीं, मैं पूछ रहा हूं रॉबर्ट वाड्रा के रायबरेली से रॉबर्ट वाड्रा के चुनाव पर आप क्या बोलेंगे? शुरू करता हूं ना आपको, मैं 50 नाम अभी गिना दूंगा, मैं 50 नाम भाजपा के अभी गिना दूंगा। तो परिवारवाद देखिए हर पार्टी के अंदर व्याप्त है और हर पॉलिटिशियन रॉबर्ट वाड्रा को आपकी राय में चुनाव लड़ना चाहिए, जिसको हाईलाइट नहीं रॉबर्ट वाड्रा को अधिकार है चुनाव लड़ने का, लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? अभी टिकट तो उन्होंने बोला भी नहीं है। वो तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि साहब ये कार्यकर्ता चाहते हैं, शायद वो कोशिश कर रहे हैं अपने लिए टिकट की। इट इज राइट। अब वो पार्टी उनको देगी टिकट, नहीं देगी कांग्रेस नहीं, उनका राइट है, उनका राइट, सभी का राइट है, आपका भी राइट है, आप भी कहीं से टिकट मांगिए। प्रेम शुक्ला जी, देखिए परिवारवाद के बारे में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट किया है कि एक परिवार के कई लोग राजनीति में हो सकते हैं जी, लेकिन एक परिवार ही कोई पार्टी नियंत्रित करे। जैसे आपने जो बताया, अब मुलायम सिंह यादव जी का परिवार, अखिलेश यादव जी का परिवार, वह परिवार ही सपा का नियंत्रण करता है। राष्ट्रीय जनता दल का नियंत्रण लालू जी अध्यक्ष, एक बेटा डिप्टी सीएम, दूसरा बेटा मंत्री, एक बेटी सांसद, दूसरी बेटी भी सांसद का चुनाव लड़ रही है। इसके पहले उनके साले लड़ चुके हैं। ये आरजेडी परिवार के बाहर कौन कंट्रोल कर रहा है? ठीक है, जवाब आरजेडी से ले लेते हैं। एक परिवार ही कंट्रोल करता है। वाईएससीआरपी परिवार ही कंट्रोल कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी कोई एक परिवार नहीं कंट्रोल करता। अब 2024 में अगला अध्यक्ष कौन होगा ये कोई नहीं बता सकता। अरे प्रेम शुक्ला जी थोड़ा धैर्य रखिए, आपको बताते हैं। आज मोदी जी जहां पर गए थे ना जमुई की सीट पर, वो परिवारवाद से ही आता है। और बिहार में 40 सीट में से 14 लोकसभा सीट पर परिवारवाद से टिकट दिया आप लोगों ने। अरे किस मुंह से बोलते हो, किस मुंह से बोलते हो आप लोग? जरा बताकर तो दिखाइए। आज जिस गए थे जहां पर चुनाव प्रचार करने, उनको याद नहीं आया कि जहां पर आया वो परिवारवाद की सीट है। हाँ, वो परिवारवाद की सीट है। गिनाते हो लालू फैमिली में। अरे अपने घर में तो देख लीजिए, 5 आपने सीट दिया लोजपा को, 3 तो उन्होंने परिवार में ही बांट दिया और 2 पता चला कि पैसे पर बांट दिया। ये तो आप लोग का हाल है। परिवारवाद पर आप लोग टिप्पणी मत करिए, ठीक है? उस पर आप लोग टिप्पणी करने के लायक नहीं, ना परिवारवाद ना भ्रष्टाचार। काम की बात करनी है तो करिए। ओहो, भ्रष्टाचार में कन्विक्टेड, चारा चोर में जो सजा याफ्ता है, अभी भ्रष्टाचार पे वो क्यों चाहते हो कि मैं आपको भ्रष्टाचार में कन्विक्टेड है, चारा चोरी में कन्विक्टेड है कि नहीं? अभी 25 चारा चोरी में लालू जी कन्विक्टेड है कि नहीं? मुझे बताइए, सजा याफ्ता है कि नहीं? आपके बीच में नहीं बोले, सजा याफ्ता उसमें बता रहा हूं, एक भी केस हमने वापस नहीं लिया। 30 सेकंड दे दीजिए। मैंने एक इंडियन एक्सप्रेस की स्टोरी में एक केस कौन सी वापस हुई मुझे बता दीजिए, एक केस। लेकिन लालू जी सजा याफ्ता है कि नहीं है? और वो चारा चोरी का मामला जो है ये कांग्रेस की रिजिम में बना कि नहीं बना? इस समय की बहुत बड़ी खबर है, कलकत्ता हाईकोर्ट का बहुत बड़ा बयान है। कलकत्ता हाईकोर्ट की बहुत बड़ी टिप्पणी है संदेश खली के विषय पर। संदेश खली पर बहुत बड़ी टिप्पणी करी है कलकत्ता हाईकोर्ट ने। पीड़ितों का 1% भी अगर सच है, ऐसा है तो पूरा प्रशासन जिम्मेदार है, यह क्लियरली कहा है। सत्ताधारी पार्टी 100% जिम्मेदार है, यह कहा है कलकत्ता हाईकोर्ट ने। कलकत्ता हाईकोर्ट की यह बहुत बड़ी टिप्पणी है। कंचना यादव मेरे साथ यहां पर मौजूद है, मेरे साथ प्रेम शुक्ला है, मेरे साथ स्वामी दीपांकर है, मेरे साथ इस चर्चा में कई और सारे मेहमान हैं, अजीज खान है। कंचना यादव, कलकत्ता हाईकोर्ट की टिप्पणी अपने आप में बहुत बड़ी है। इंडिया अलायंस की पार्टनर है ममता दीदी।
देखिए, आपने कलकत्ता हाई कोर्ट का जिक्र किया, मैं बता रही हूँ कि एक जज ने किया होगा टिप्पणी, और इसलिए क्योंकि अभी आपने रिसेंट में देखा कलकत्ता हाई कोर्ट का ही एक जज बीजेपी ज्वाइन किया और बोला कि मैं पहले से बीजेपी के संपर्क में था और बीजेपी पहले से मेरे संपर्क में थी। नो डाउट केस पर कार्रवाई होनी चाहिए, किसी भी के साथ, किसी भी फीमेल के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की टिप्पणी है। आप क्या कहना चाह रही है कि कलकत्ता हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बीजेपी के साथ मिला हुआ है? क्या बोल रही है आप? नहीं, Please take your words back. No. कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए बोला गया है। Back because recently एक जज जो है बीजेपी में ज्वाइन किया और कह रहा है कि मैं पहले से ही संपर्क में था और बीजेपी हमसे संपर्क में थी। नो डाउट, अगर चीफ जस्टिस ने कहा है कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई नहीं भी हो आपकी इन बातों को मैं एंडोर्स नहीं करूंगा, ना हमारा चैनल एंडोर्स करेगा। आई थिंक आपको बीजेपी पे पॉलिटिकल वार करना है, करिए। संदेश कली में महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ है, मैंने कहा ना कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे नहीं लगता पैनल पे बैठा हुआ है यहाँ पर कोई व्यक्ति स्वामी दीपांकर का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। मैं प्रेम शुक्ला आपको मौका दूंगा, मुझे 20 सेकंड दीजिए। स्वामी दीपांकर, आपका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये जो टिप्पणी है क्या करिएगा इसके अंदर? मतलब कल तक कहा जाता था कि पत्रकार मिल गए हैं जी, परसों तक कहा जाता था कि स्वामी मिल गए हैं, अब कह रहा है चीफ जस्टिस ही मिल गया है। मतलब कमाल हो गई है। मैं समझता हूं अमीश भाई, चाहे मणिपुर हो चाहे संदेश खाली, अभी अब से 4 दिन बाद नवरात्र शुरू होने वाले हैं और शक्ति की पूजा करेगा पूरा देश। और उसी शक्ति के देश में अगर संदेश खाली जैसी घटना हो तो इसका संदेश मात्र खाली तो नहीं है, बहुत बड़ा संदेश है। तो मैं समझता हूं कि इस मर्म पर अगर हम मलहम नहीं लगा सकते तो इसे उधेड़ने का और इस पर नमक रगड़ने का हक हम में से किसी का नहीं है। अगर हम कुछ अच्छा नहीं कर सकते तो कम से कम ऐसा ना करें। मगर इसी देश में चर्चा में यह भी सुनने को मिलता है कि हिंदू धर्म में एक शब्द है शक्ति, और उस शक्ति से मुझे लड़ना है। वो भी आपके मैं हैरत में हो जाता हूं कभी-कभी। राहुल गांधी नहीं बोला था? राहुल गांधी जी ने ईडी सीबीआई और जो अदर शक्तियां उसकी बात की हुई थी। हिंदू धर्म में कौन सी ईडी सीबीआई है? हिंदू धर्म में शक्ति कौन है? आपने पूरे भाषण को नहीं सुना और एक लगाया, एक से निकाला शक्ति और दूसरे से जोड़ दिया। उन्होंने असुर की भी बात की, असुर को आपने चलाया, असुरी शक्ति की भी बात की। एक सेकंड, प्रेम शुक्ला 30 सेकंड रिबटल। देखिए, संदेश खाली की दलित महिलाओं के, आदिवासी महिलाओं के साथ शाहजहां शेख नाम के व्यक्ति ने जिस तरह का क्रूर कुकर्म किया, उसके समर्थन में सुश्री ममता बनर्जी का खड़ा रहना अमानवीय, असंवेदनशील था। और कोलकाता हाई कोर्ट ने आज उन पर टिप्पणी करके उनको आईना दिखाया है। लेकिन लोग आजकल हाई कोर्ट पर भी ओछी टिप्पणी करने से बाज नहीं आते। ये देख रहे हैं आप कि अदालत की अवमानना करने से भी लोग बाज नहीं आ रहे हैं। अजीज खान, क्या आपको लगता नहीं है कि कुछ मुद्दों को राजनीति से दूर करना चाहिए? जी, न्यायाधीश भाई बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। देखिए, महिलाओं पर अगर कहीं पर भी अत्याचार हो रहा है तो बिल्कुल उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये कोर्ट की भी टिप्पणी और सामाजिक दृष्टि से भी इसको देखना चाहिए। देखिए, मैं बताऊं कि अभी देखिए स्वामी दीपांकर जी कह रहे थे, देखिए बहुत ही बड़े धर्मगुरु हैं, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं। मणिपुर जलता रहा, महिलाएं जलती रही, हमारी बहन बेटियां जलती रही, लेकिन यही बीजेपी है एक शब्द बोलने में घबरा रही थी। ठीक है, नहीं देखा दिल्ली में जहां पूरी सरकार कैबिनेट बैठती है वहां महिला खिलाड़ियों ने किस तरीके से प्रदर्शन किया। साहब माननीय मोदी जी। ओके, स्वामी दीपांकर जवाब 30 सेकंड। स्वामी दीपांकर जवाब, क्योंकि आपने स्वामी दीपांकर से पूछा, उनका जवाब लेना जरूरी है। स्वामी दीपांकर लेकिन 20 सेकंड। महिला को न्याय नहीं मिल पाया, नहीं मिल पाया न्याय। क्यों नहीं मिल पाया? कौन जिम्मेदार होगा? सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने से, बड़े बड़े वादे करने से, दावे करने से आप सही नहीं हो जाएंगे। हम बात महिलाओं की करते हैं तो महिलाओं के सम्मान की बात भी करें। जी, स्वामी दीपांकर। अजीज भाई की बात पर इतना ही कहूंगा, बेटी बेटी है, चाहे देश की है या विदेश की बेटी बेटी है। हम लोगों तो पंजाबी में एक शब्द है ना कि धियां सांझियां होंदियां, तो बेटी तो सबकी होती हैं। अगर बेटी के पास कोई बात हो या बेटी के साथ कोई बात हो तो उसका मुकाबला हर किसी को डटकर ही करना चाहिए, सटकर करना चाहिए, कम से कम हटकर नहीं करना चाहिए। जहां बात अजीज भाई ने कही, मैं इतना ही कहूंगा कि कभी भी सियासत आएगी जाएगी, पार्टियां रहेंगी नहीं रहेंगी,
अटल जी ने बहुत अच्छी बात कही थी कि देश को रहना है,